तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 3 होने वाला है। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने झारखंड का फिजिकल जो डिवीज़न है यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड उसको मैपिंग के माध्यम से और साथ ही साथ मतलब कि झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना है कि यहाँ पर किस तरह के चट्टान वगैरह पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अभी तक आपको बताया गया है कि जो झारखंड है, झारखंड को जो है 5 जो है क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है इसको। पहला तो आपका है अपलिफ्टेड पार्ट रीजन। सेकेंड है आपका अपलिफ्टेड सेंट्रल प्लेट्यू जिसको हम लोग रांची हजारीबाग पठार कहते हैं। और थर्ड है आपका बाह्य पठार जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका नदन आउटर प्लेट्यू और एक है आपका सदर्न आउटर प्लेट्यू, है ना। उसके बाद चौथा जो विभाजन किया गया झारखंड का वो है दामोदर बराकर बेसिन। तो ये रहा आपका दामोदर बेसिन और उसके जस्ट बगल में ही बराकर बेसिन भी है। उसके बाद जो 5वां जो डिवीज़न किया गया है वो है आपका संथाल परगना हाईलैंड यानी कि संथाल परगना उच्च भूमि। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने झारखंड के देखे थे, इसके बारे में फिजियोग्राफी के बारे में देखे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था कि जो अपलिफ्टेड पार्ट रीजन है वो लगभग 900 से लेके 1000 मीटर के बीच में पाया जाता है, जबकि जो आपका अपलिफ्टेड सेंट्रल प्लेट्यू है जिसको हम लोग रांची हजारीबाग पठार कहते हैं वो आपका 600 मीटर है। तो झारखंड में सबसे ऊंचा क्षेत्र आपका पाट क्षेत्र है और सेकेंड जो ऊंचा क्षेत्र है वो आपका है अपलिफ्टेड सेंट्रल प्लेट्यू। यहाँ तक हम लोग जाने थे। उसके बाद हम लोग अपलिफ्टेड जो पार्ट रीजन है जिसको हम लोग देखे थे एक बूढ़ा घाघ से लेकर सदनी घाघ जो आपका वाटरफॉल है वहाँ तक का जो एरिया है उसको पार्ट रीजन कहते हैं। और पार्ट रीजन को भी 2 भागों में बांटा गया था, लातेहार पार्ट रीजन और आपका लोहरदगा गुमला पार्ट रीजन। तो इसको भी हम लोग देख लिए थे, इसका हम लोग मैपिंग वगैरह सारा कुछ कर लिए थे। इसमें कौन कौन सा नदी इधर से क्रॉस होता है, साथ ही साथ कहाँ कहाँ पे आपका मतलब कि भीतर बर्वे का मैदान बनता है, कहाँ पे आपका बाहर बर्वे का मैदान बनता है, ये सब हम लोग देख लिए थे। इसके अलावा हम लोग और भी देखे थे मैपिंग में और क्या क्या देखे थे वो देखिए। हम लोग जो बात करते हैं आपका जो है कि आपका सेंट्रल प्लेट्यू था ना आपका, मतलब कि जिसको हम लोग रांची और हजारीबाग का भी पठार कहते हैं। तो ये है आपका जो सेंट्रल प्लेट्यू है, इसमें भी हम लोग देखे थे ऊपर वाले भाग को हम लोग हजारीबाग का पठार कहते हैं, जबकि नीचे वाले भाग को हम लोग रांची का पठार कहते हैं। और दोनों को जो सेपरेट करता है रांची पठार को और हजारीबाग के पठार को, तो वो कौन सेपरेट करता है, तो वो करता है आपका दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है वो हजारीबाग पठार को और रांची पठार को दोनों को सेपरेट करता है यानी कि अलग अलग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको बताया गया था पिछले क्लासेस में। और हम लोग जो बात करते हैं जैसे कि आपका बाहरी पठार है, बाहरी पठार को 2 भागों में बांटा गया था। एक आपका उत्तरी बाहरी पठार, तो उत्तरी बाहरी पठार का जो भी मैपिंग था वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दक्षिणी बाहरी पठार, तो जिसको भी हम लोग मैपिंग के माध्यम से देखें। इसमें आपका जो आता है एक तो आपका सारंडा पहाड़, इस क्या बोलते हैं इसको सिमडेगा पठार कहते हैं, जिसमें आपका शंख बेसिन और लक्ष्मी कोयल बेसिन को शामिल किया जाता है। और एक आपका है पंच परगना का मैदान, उसके नीचे में इधर हम लोग देखते हैं मतलब कि स्वर्णरेखा का जो निचली घाटी है जिसको हम लोग सिंहभूम शेयर जोन कहते हैं, जो कि लगभग 80 किलोमीटर तक वो लंबा है और 8 से 10 किलोमीटर तक वो चौड़ा एरिया है, ठीक है ना, वो हम लोग देखे थे। उसके अलावा हम लोग देखे कि जो आपका दक्षिणी बाहरी पठार है यहाँ पे एक धारवाड़ का क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत 6 तरह के क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जैसे कि पोड़हाट क्षेत्र, चाईबासा का मैदान, दालमा पहाड़ी क्षेत्र, कोल्हान उच्च भूमि, सारंडा पहाड़ी क्षेत्र और ढालबू मध्य धनजोरी का क्षेत्र। इसको हम लोग धारवाड़ क्षेत्र में हम लोग शामिल करते हैं। उसके बाद हम लोग दामोदर और बराकर बेसिन के बारे में देखे थे कि एक नीचे में आपका दामोदर बेसिन है और इधर में आपका ऊपर में बराकर बेसिन है। दोनों के बीच वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं दोनों नदियों के मध्य का कटक क्षेत्र हम लोग बोलते हैं, ये देखे थे। साथ ही साथ हम लोग जो देखे थे कि जो संथाल परगना उच्च भूमि है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि नीचे वाला जो एरिया है उसको अजय एवं मोर बेसिन कहते हैं और उसके ऊपर के एरिया को देवघर का मैदान कहा जाता है। उसके एरिया को ऊपर वाले को हम लोग राजमहल का उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, बीच में है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और नीचे में जो आपका एरिया उसको बोलते हैं जलोढ़ उच्च भूमि, यानी कि ये आपका एक एलिवियल अपलैंड है जो कि आपका निक्षेपणात्मक मैदान है। तो झारखंड में एक ही निक्षेपणात्मक मैदान है वो आपका जलोढ़ उच्च भूमि है, बाकी बात जितना भी झारखंड में मैदान है वो सभी आपका अपक्षय के माध्यम से ही बनाया गया, मतलब अप्रदानात्मक मैदान ही आपका सब कुछ टोटल, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्लास में हम लोग देखे थे कि झारखंड में जो आपका क्या बोलते हैं इसको, झारखंड के मैपिंग वगैरह हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखे थे आपका कि जो झारखंड है तो
झारखंड में कई तरह के मिनरल्स यानी कि मतलब खनिज पाए जाते हैं, और खनिज कहाँ मिलते हैं? चट्टानों में मिलते हैं। तो उन चट्टानों के भी बारे में हम लोगों ने बात किया था कि झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना यानी कि जूलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है झारखंड का, उसके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया था। तो आइए उसमें कुछ कुछ ये बचा हुआ था उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बताया गया था कि जो छोटानागपुर का जो संरचना है यानी कि जो पठार है, इसमें कि इस तरह का चट्टान मिलता है। तो एक आपको हम सीरीज बता चुके हैं अभी तक कि पहला मिलेगा आर्कियन, और आर्कियन चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण होगा मतलब कि घाटियों में, तो वहाँ से बनेगा फिर आपका धारवाड़ क्षेत्र। तो आर्कियन से क्या बना? धारवाड़ क्षेत्र। धारवाड़ चट्टानों का जो अपरदन और निक्षेपण होगा अगर घाटियों में, तो वहाँ से बनेगा कुडप्पा चट्टान, ठीक है ना। उसके बाद कुडप्पा चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण होगा छिछले सागरों में, तो वहाँ पर बनेगा आपका विंध्यन चट्टान। तो यहाँ तक सीरीज हम बता चुके थे। कुछ कुछ भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि झारखंड में जो है वो कुडप्पा चट्टान नहीं मिलता है, लेकिन राम कुमार तिवारी और सर वांडिया का मानना है कि जो कोल्हान जो वाला क्षेत्र है वहाँ पे कुछ कुछ रीजन में आपका कुडप्पा चट्टान मिलता है, छोटे छोटे पैचेस के रूप में। ज़्यादा बृहत मात्रा में नहीं मिलता, लेकिन छोटे छोटे पैचेस के रूप में वो देखने को मिलता है। फिर हम लोग ने ये जाना था कि जो आर्कियन चट्टान है, जिसके अंतर्गत हम लोग आर्कियन समूह और धारवाड़ समूह को चट्टानों को हम लोग कंप्लीट किए थे। और जो आपका जो आर्कियन समूह है वो आपका नीस के रूप में मिलता है, जबकि धारवाड़ चट्टान है जो वो शिष्ट के रूप में देखने को मिलता है। फिर हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टानों और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग देखे कि गोंडवाना चट्टान, जिसको हम लोग सुपर ग्रुप भी कहते हैं, और जिसमें मतलब कि कोयला मिलता है, निम्न गुणवत्ता वाला लो अयस्क मिलता है जिसको हम लोग लिमिनेट कहते हैं। साथ ही साथ आपका जो फायर क्ले है मतलब कि अग्नि मृत्तिका मिलता है, चाइना क्ले, जिसको हम लोग बोलते हैं चीनी मिट्टी, नहीं सॉरी चीनी मिट्टी बोलो या फिर चिकनी मिट्टी बोलो, वही बात है। फिर जो चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है, वो सब इसमें मिलता है। फिर हम लोग देखें कि गोंडवाना चट्टानों का जो वितरण है वो झारखंड के 8 नदी घाटियों में है, जैसे कि आपका दामोदर नदी घाटी, बराकर नदी घाटी, औरंगा, उत्तरी कोयल नदी घाटी, सोन नदी घाटी, अजय नदी घाटी, ब्राह्मणी नदी घाटी, बांसलोई नदी घाटी, गुमानी नदी घाटी, इसमें देखें। साथ ही साथ हम लोग जाने थे कि जो गोंडवाना चट्टान है उसको फिर से 5 उपसमूहों में बांटा जाता है, जैसे कि रानीगंज उपसमूह, तालचर उपसमूह, दामूदा उपसमूह, फिर आपका करहरबारी उपसमूह, फिर आपका ये करहरबारी उपसमूह, उसके बाद फिर आपका जो है वो ब्राकर उपसमूह में इसको भी फिर से इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग पिछले 2 क्लास में समझ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का 3rd नंबर का क्लास, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि झारखंड में जो मध्यजीवी लावा प्रवाह हुआ था और झारखंड में जो अवसादी निक्षेपण है वो कहाँ कहाँ मिलता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर। तो झारखंड में मध्यजीवी लावा प्रवाह यानी कि मीसोजीविक लावा फ्लो के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि झारखंड में क्या हुआ था ना कि लावा प्रवाह कब हुआ था। तो जो लावा प्रवाह हुआ था वो ट्रियासिक, जुरासिक एवं क्रियासिक काल में हुआ था, और तीनों को मिलाकर हम लोग ना मीसोजोइक काल कहते हैं, है ना। तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिएटेशियस, तो ये तीनों को मिलाकर हम लोग मीसोजोइक बोलते हैं। मीसोजोइक यानी कि मध्यजीवी। तो झारखंड में जो मीसोजोइक काल था ना, तो उस काल में झारखंड में मध्यजीवी लावा प्रवाह हुआ था, ठीक है ना। और जो लावा प्रवाह होता है ना, तो अभी जो चट्टान मिलता है लावा प्रवाह होने के बाद, वो मिलता है आपका बैसाल्ट चट्टान के रूप में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, किस चट्टान के रूप में मिलता है? तो बैसाल्ट चट्टान के रूप में वो देखने को मिलता है। आप ये जानिए कि जो आपका मीसोजोइक काल था यानी कि मध्यजीवी जो एक काल था, उस काल में झारखंड में ना 2 तरह का ये लावा प्रवाह हुआ था, 2 बार हुआ था। एक को हम लोग राजमहल लावा प्रवाह कहते हैं, तो दूसरे को हम लोग बोलते हैं पाट लावा प्रवाह, ठीक है ना। एक को हम लोग बोलते हैं राजमहल लावा प्रवाह और दूसरे को बोलते हैं हम लोग पाट लावा प्रवाह कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ये करके उसकी बात करते हैं कि क्या क्या है। सो देखिए, जो आपका राजमहल लावा प्रवाह हुआ था वो कब हुआ था, वो देखिए कि लेट जुरैसिक पीरियड से लेके अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के मध्य में ये हुआ था। कहने का मतलब है जुरैसिक काल के बाद और क्रिटेशियस काल के जस्ट पहले में ये लावा प्रवाह हुआ था। कौन सा? राजमहल लावा प्रवाह हुआ था। और ये देखिए कि जो राजमहल लावा प्रवाह होने के बाद में क्या हुआ ना कि ये ओरिजिनल फॉर्म में ये नहीं मिलता है। तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता तो किस फॉर्म में मिलता है ये? तो ये आपका बेसाल्ट या फिर डायोराइट जो चट्टान है इसके रूप में ये मिलता है। किस रूप में? तो ये आपका मेनली मुख्यतः ये आपका बेसाल्ट या फिर डायोराइट, इन्हीं दोनों के रूप में वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे देखो, लावा का जो प्रवाह हुआ था तो लावा लेयर के ऊपरी भाग में ना काली और जो बेसाल्टिक लेटराइटिक मिट्टी भी पाया जाता है। मतलब इसके ऊपर ना जो लावा प्रवाह हुआ था उसके ऊपर ना काली मिट्टी देखने को मिलता है।
और काली मिट्टी, साथ ही साथ जो आपका बेसाल्टिक लेटराइट मिट्टी जो बोलते हैं वो भी देखने को मिलता है। ये तो आपको पता है कि बेसाल्ट चट्टान या फिर डायोराइट चट्टान के रूप में ये लावा प्रवाह होने के बाद राजमहल क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे काली मिट्टी या फिर बेसाल्टिक लेटराइट मिट्टी के रूप में वो अभी विद्यमान है। आगे देखिए, जो राजमहल लावा प्रवाह हुआ था, तो प्रवाह होने के बाद ना जो झारखंड में इसकी जो मोटाई है लगभग लगभग 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 600 किलोमीटर है। आप 600 किलोमीटर इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना मोटा होगा, है ना। तो आगे देखिए, मतलब परत उसका कितना मोटा होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक 600 किलोमीटर तक है ये लगभग लगभग राजमहल लावा प्रवाह, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसका जो निर्माण हुआ था राजमहल लावा प्रवाह का, हम बताए थे आपको कि जुरासिक काल के बाद और क्रीटेशियस काल के पहले हुआ था। और इसका निर्माण कैसे हुआ था, ये कब हुआ था हम लोग पता चल गया, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ था वो देखिए। गोंडवाना प्लेट और जो इंडियन प्लेट है, इसके टूटने से जो भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा ये हुआ था। कैसे हुआ था वो देखिए। हम हमेशा बताते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी के भीतर में कई सारे चट्टान है। एक चट्टान ये है आपका, जैसे कि गोंडवाना लैंड है, और एक ये आपका इंडियन प्लेट है। तो ये जब ये टकराया, तो टकराने के बाद यहाँ पे ना एक आपका भ्रंशन पैदा हुआ, यानी फॉल्ट हुआ। तो इस फॉल्ट से जो अंदर में जो मैग्मा है, ये मैग्मा क्या हुआ, पिघल कर बाहर आया, निकल कर बाहर आया। तो बाहर आया तो ये लगभग लगभग ना 600 किलोमीटर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है 600, इतना ऊंचा तक पूरा ये इस एरिया में फैल गया, क्या लावा फैल गया। और फैलने के बाद अभी जो यहाँ पे मिट्टी मिलता है, तो वो मिट्टी किस रूप में मिलता है, या तो वो मिट्टी मिलेगा आपका, मतलब यहाँ पे चट्टान किस रूप में मिलता है उसके बाद मिट्टी में जाएंगे। तो चट्टान आपका या तो यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान मिलेगा, या फिर यहाँ पे डायोराइट चट्टान के रूप में मिलेगा। तो किस चट्टान में, बेसाल्ट चट्टान के रूप में, या फिर जो आपका डायोराइट चट्टान है उस रूप में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मिट्टी की बात करें, तो मिट्टी किस रूप में मिलेगी, या तो वो ब्लैक मिट्टी के रूप में मिलेगी यानी काली मृदा के रूप में, या फिर वो बेसाल्टिक लेटराइट मृदा के रूप में मिलती है। बेसाल्टिक लेटराइट मृदा के रूप में वो देखने को मिलती है। ये समझ में आ गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण कैसे हुआ। गोंडवाना प्लेट और जो इंडियन प्लेट है उसको टूटने से जो भ्रंशन प्रक्रिया हुई, उसके माध्यम से ये राजमहल लावा प्रवाह हुआ था। और साथ ही साथ जो भ्रंश के सहारे जो है बेसाल्टिक जो लावा है, जो मतलब पृथ्वी के भीतर था, उसका प्रवाह हो गया था पृथ्वी के ऊपर, ठीक है ना। क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पे फॉल्ट बना था, इसलिए। आगे देखते हैं, झारखंड में राजमहल रीजन से लेकर, यानी कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर ये असम के सिलहट तक ये रीजन में ये फैला हुआ है। कहने मतलब ये आपका झारखंड का एरिया है, यहाँ पे आपका राजमहल क्षेत्र है। तो यहाँ से लेके पूरा इस एरिया को लेते लेते यहाँ तक असम तक ये फैला हुआ है। और यहाँ से लेके असम तक आपका ये अगर बोलेंगे तो चट्टान किस रूप में मिलेगा, या तो वो बेसाल्ट के रूप में मिलेगा, या फिर वो डायोराइट के रूप में मिलेगा। और इसके ऊपरी भाग में यहाँ पे जो मिट्टी है वो आपका ब्लैक मिट्टी मिलेगी, या फिर बेसाल्टिक लेटराइट मिट्टी के रूप में वो देखने को मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ से लेके राजमहल के, आपका राजमहल रीजन से लेके, झारखंड के राजमहल रीजन से लेके ये है आपका असम, तो असम का सिलहट रीजन तक ये देखने को मिलता है। तो झारखंड के राजमहल से लेके असम के सिलहट तक ये देखने को मिलता है। तो ये था हमारा राजमहल लावा प्रवाह, समझ में आ गया है। इसमें ये चीज़ याद रखना है कि जो मध्यजीवी लावा प्रवाह हुआ है ये केवल बेसाल्ट के रूप में देखने को मिलता है, बेसाल्ट चट्टान के रूप में देखने को मिलेगा, या फिर डायोराइट चट्टान के रूप में मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर बेसाल्ट चट्टान के रूप में मिलता है। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि राजमहल लावा प्रवाह का जो है वो निर्माण कैसे हुआ था, और इसकी मोटाई कितना है, और साथ ही साथ ये कब हुआ था, इसका कालक्रम याद रखना। फिर याद रखना कि इसमें ये, इसके बाद ये यहाँ पे राजमहल लावा प्रवाह होने के बाद वहाँ पे किस तरह का चट्टान देखने को मिलता है वो याद रखिएगा, और वहाँ पे मिट्टी कैसी मिलती है वो याद रखिएगा। साथ ही साथ जो राजमहल लावा प्रवाह है वो उसका विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक था वो हम लोगों को केवल देखना होगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं पाट लावा प्रवाह, यानी कि जो पाट रीजन में जो लावा प्रवाह हुआ था उसकी बात हम लोग करते हैं, पाट लावा प्रवाह की। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जो आपका पाट लावा प्रवाह हुआ था ना, इसको दक्कन लावा प्रवाह का भी भाग माना जाता है। कहने मतलब है पूरे इंडिया में हुआ था ये, तो पूरे इंडिया में हुआ था, तो इसका एक छोटा सा रीजन है, इसका एक छोटा सा पार्ट है, वो है आपका पार्ट बोलो, या फिर उसका एक छोटा सा भाग जो है वो पार्ट रीजन भी है। तो जो आपका पार्ट रीजन जो लावा प्रवाह है ये पूरे भारत में जब हुआ था, तो उसका एक छोटा सा भाग था पार्ट रीजन, तो वहाँ पे भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो जो पार्ट लावा प्रवाह है वो किसका भाग है, वो आपका दक्कन लावा प्रवाह का ही भाग है। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका लेट क्रिटेशियस पीरियड में, यानी कि क्रिटेशियस काल के बाद में हुआ था। देखिए, आपका जो राजमहल लावा प्रवाह है वो आपका जुरासिक के बाद में और क्रिटेशियस के पहले में हुआ था।
लेकिन जो आपका पाट लावा प्रवाह है वो आपका क्रीटेशियस के बाद में हुआ था। इतना केवल आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रेजेंट में ये भी अपना ओरिजिनल रूप में नहीं है, और उस तरह राजमहल लावा प्रवाह भी अपना प्रेजेंट में ओरिजिनल रूप में नहीं है। वो किस रूप में है, तो वो चट्टान देखने को मिलता है, या तो वो बेसाल्ट चट्टान के रूप में मिलेगा, या तो वो डायोराइट चट्टान के रूप में मिलता है। सेम वही कहानी यहाँ पे है कि पाट लावा प्रवाह है, ये भी अपना मतलब ओरिजिनल रूप में देखने को नहीं मिलता है। केमिकल प्रोसेस यानी कि जो आपका रासायनिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से, साथ ही साथ जो आपका अत्यधिक वर्षा हो रहा है उसके कारण, और जो आपका उच्च निच्छालन प्रोसेस है यानी कि जो लीचिंग प्रक्रिया है वो ज़्यादा होने के कारण ये किस मिट्टी में बदल गया है, तो वो आपका लेटेराइटिक मिट्टी में वो बदल गया है। ठीक है ना, किस मिट्टी में, तो लेटेराइटिक मिट्टी में ये बदल गया है, जिसको हम लोग लावा कैप भी कहते हैं, या फिर लेटेराइटिक बेसाल्ट भी हम लोग इसको कहते हैं। बेसाल्ट लेटेराइटिक मिट्टी बोल दो या फिर लेटेराइटिक बेसाल्ट मिट्टी बोलो, बात एक ही है। सिंपल सी बात है कि अभी ये पाट लावा प्रवाह होने के बाद यहाँ पे ये अभी जो यहाँ पे चट्टान मिल रहा है या फिर जो यहाँ मिट्टी मिलती है वो मतलब कि ओरिजिनल रूप में नहीं मिलती है, वो रूपांतरण रूप में मिलती है। तो रूपांतरण ये भी, और राजमहल लावा प्रवाह वो भी ओरिजिनल में नहीं मिलता है, वो भी रूपांतरण के फॉर्म में मिलता है। तो या तो यहाँ पे बेसाल्टिक मिट्टी मिलेगी या फिर बेसाल्टिक लेटेराइट मिट्टी मिलेगा, सॉरी काली मिट्टी मिलेगी, या फिर बेसाल्टिक लेटेराइट मिट्टी के रूप में वो देखने को मिलता है। ये समझ में आ गया, ठीक है। जिसको हम लोग अगर लावा प्रवाह हुआ था तो उसमें जो अत्यधिक वर्षा, रासायनिक प्रक्रिया और जो उच्च निछालन प्रोसेस के कारण जो मिट्टी है वो लेटेराइटिक मिट्टी में बदल गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कैप भी कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा, साथ ही साथ याद रखिएगा कि लेटेराइटिक बेसाल्ट इसको भी लेटेराइटिक बेसाल्ट भी इसको कहा जाता है। सिंपल सी बात है। आगे देखो, वर्तमान समय में जो लेटेराइटिक बेसाल्ट है वो बॉक्साइट एवं लिमोनाइट के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, तो बॉक्साइट या फिर लिमोनाइट के रूप में यह मिलता है। ठीक है ना। आगे देखो, बेंटोनाइट जो है वो आपका मुल्तानी मिट्टी है, और टाइटेनियम जो है वो लावा प्रवाह जहाँ पे भी हुआ है, लावा फ्लो जहाँ जहाँ पे हुआ है वहाँ पे आपको टाइटेनियम भी देखने को मिलता है। बॉक्साइट मिलेगा, लिमोनाइट मिलेगा, टाइटेनियम मिलेगा, ये सभी कुछ देखने को वहाँ पे मिलता है। चलिए इसको आप एक और इसमें आप समझिए कि दोनों में कंपैरिजन करके हम लोग समझते हैं क्या क्या है वो। देखिए, पहला तो आपका हुआ था राजमहल लावा प्रवाह, दूसरा आपका पाट लावा प्रवाह। तो जो आपका राजमहल लावा प्रवाह है वो आपका वर्तमान रूप में किस फॉर्म में देखने को मिलता है, तो वो आपका चट्टान की अगर बात करें तो आपका बेसाल्ट चट्टान या फिर आपका डायोराइट चट्टान के रूप में वो देखने को मिलता है। अगर मिट्टी की बात करें तो वो आपका है काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, उस रूप में मिलेगी, या फिर आपका बेसाल्टिक लेटेराइट रूप में मिलता है, यानी कि बेसाल्टिक लेटेराइट मिट्टी के रूप में वो मिलता है। वहीं अगर पाट लावा प्रवाह की बात करें तो यहाँ पे किस चट्टान के रूप में ये मिलता है, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता है, लेकिन ये किस चट्टान के रूप में मिलता है, तो आपका ये बॉक्साइट या फिर लिमोनाइट, मतलब यहाँ पे मतलब ये समझिए, यहाँ पे ये समझिए ना, बेसाल्ट चट्टान के रूप में ये मिलता है, ये जान लीजिए। साथ ही साथ ये जानिए कि इसमें ना बहुत ही ज़्यादा केमिकल प्रोसेस, अत्यधिक वर्षा और जो उच्च निच्छालन प्रोसेस था, लीचिंग प्रोसेस था, इसके कारण यहाँ पे जो मिट्टी है वो किस फॉर्म में मिलेगी, तो वो मिट्टी आपका लेटेराइटिक मिट्टी के रूप में ये बदल गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कैप भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग लेटेराइटिक बेसाल्टिक मिट्टी भी इसको हम लोग कहते हैं। ये समझ में आ गया है। आगे देखिए, वर्तमान समय में ये जो आपका लेटेराइटिक बेसाल्टिक मिट्टी है ये किस रूप में बदल गया, अधिकांश यहाँ पे आपको मिलता है क्या, तो या तो वो बॉक्साइट के रूप में मिले या फिर वो लिमोनाइट के रूप में मिले। ठीक है ना, वो याद रखिएगा। साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा कि जो आपका पाट लावा प्रवाह है, मतलब सॉरी, जहाँ जहाँ पे भी झारखंड में लावा प्रवाह हुआ है वहाँ पे आपका बॉक्साइट मिलेगा, लिमोनाइट मिलेगा, टाइटेनियम मिलेगा, बेंटोनाइट मिलेगा, ये सभी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक कॉन्सेप्ट और है, ये आप इसको देख लीजिए, जो पिछले क्लास में हम बताए थे उसको एक बार और रिविजन करते हैं। जो आपका आर्कियन चट्टान है वो किस रूप में मिलेगा, तो वो आपका नीस के रूप में मिलेगा। वहीं जो आपका धारवाड़ चट्टान है वो किस रूप में मिलेगा, तो सिस्ट के रूप में मिलेगा। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, जो हम लोग बताए थे हाई ग्रेड बिटुमिनस, जिसको हम लोग कोकिंग कोल भी कहते हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, हाई ग्रेड बिटुमिनस बोलते हैं, और इंडिया में क्या कहा जाता है, इसको कोकिंग कोल कहा जाता है। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, जो आपका हाई ग्रेड बिटुमिनस है इसका यूज आयरन इंडस्ट्री में होता है, यानी कि लोह उद्योग में होता है। फिर जो आपका लो ग्रेड बिटुमिनस होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं सीमेंट फैक्ट्री में या फिर रेलवे इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम,
जो धारवाड़ क्षेत्र है वहाँ पे ना हाई ग्रेड मेटल मिलता है। धारवाड़ क्षेत्र किसको बोलते हैं? धारवाड़ क्षेत्र में हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं? एक हो गया आपका चाईबासा का मैदान, धारवाड़ क्षेत्र अगर इसको माने तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। ऐसे है सिंहभूम शेयर जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है सिंहभूम शेयर जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं सोनरेखा का निचली घाटी। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका पंच परगना का मैदान, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया मतलब कि दालमा पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया ढालबुम या फिर धनजोरी का क्षेत्र। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया चाईबासा का मैदान। और ये वाला जो पूरा रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सिमडेगा का पठार, जिसमें एक आपका हो जाएगा आपका शंख बेसिन और एक हो जाएगा आपका क्या, तो आपका मतलब दक्षिणी कोयल बेसिन, और ये आपका शंख बेसिन। उसके अलावा बताए थे ये हो गया आपका मतलब कि पोरहाट का रीजन, पोरहाट क्षेत्र। ये हो गया आपका सारंडा पहाड़ी क्षेत्र, और ये हो गया आपका पूरी तरीके से क्या, तो कोल्हान उच्च भूमि। तो इन सभी को हम लोग यहाँ से लेके और ये वाला पूरा रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं धारवाड़ क्षेत्र, ठीक ना। और जबकि इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं उत्तरी बाहरी दक्षिणी बाहरी पठार। तो ये जो आपका धारवाड़ वाला क्षेत्र है ना, धारवाड़ वाला क्षेत्र ये से लेके ये तक, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपका हाई ग्रेड मेटल मिलता है, यानी कि बहुत उच्च मात्रा वाले आपको खनिज वगैरह यहाँ से मिलते हैं। सीरीज बताए थे, एक हो गया आपका आर्कियन, फिर हो गया धारवाड़, फिर हो गया आपका कुडप्पा, फिर हो गया आपका विंध्यन। तो ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जो लावा प्रवाह के लिए हम लोग एक ये याद रखते हैं ट्रिक, जो है आपका सोनाटा हुआ था। सोनाटा मेगा आपका लाइनमेंट जो हुआ था रिफ्ट के आधार पे हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट, समझो एक तरह से रिफ्ट था। तो सोनाटा मेगा, तो सोनाटा में SO को हम लोग बोलते हैं सोन नदी, NA को हम लोग बोलते हैं नर्मदा नदी, और TA को बोलते हैं तापी नदी। तो सोन नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, इन तीनों के आधार पे ही हम लोग बोलते हैं कि इन तीनों के आधार पे ही जो आपका है लावा प्रवाह हुआ था, जहाँ जहाँ पे ये नदी था। तो सोन नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। तो सोनाटा मेगा लाइनमेंट यानी कि रिफ्ट, तो ये हुआ था। और ये आपका जहाँ पे सोनाटा ये रीजन मिलेगा, सोन और नर्मदा तापी नदी वाला रीजन मिलेगा, यहीं पे आपका हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म जलकुंड मिलेंगे। ना इधर मिलेंगे ना इधर मिलेंगे, ना कहीं नहीं मिलेंगे, केवल इसी लाइन के एरिया में ही मिलेंगे, ठीक है ना। और जो इसी में ही जो है वो लावा प्रवाह हुआ था, वो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तो आपको बताया गया था, ये वाला ये बताया गया था ना कि आपका दामोदर नदी बह रहा है, यहाँ से यहाँ आपका ये बोकारो नदी बह रही है, ये आपका हो गया कोनान नदी, और ये हो गया आपका कोनान नदी बह रहा है, ये और ये हो गया आपका एक और नदी था ना, जमुनिया नदी शायद, ये नदी बह रहा है। और यहाँ पे आपका उत्तरी कर्णपुरा था, यहाँ पे आपका दक्षिणी कर्णपुरा था, नीचे में आपका बोकारो कोलफील्ड था। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको समझाने का ज़रूरत नहीं है। अब तो ये समझ में आ गया आपको कि झारखंड में जो मध्यजीवी लावा प्रवाह हुआ था, एक तो हुआ था राजमहल लावा प्रवाह, एक हुआ था आपका पाट लावा प्रवाह। इन दोनों को हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो अवसादी निक्षेपण हुआ था उसकी बात करते हैं। तो झारखंड में अवसादी निक्षेपण, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोजोइक रॉक्स कहते हैं, ये कहाँ कहाँ हुआ था वो देखिए। सबसे पहले बात है ये कब हुआ था वो देखिए। ये आपका ना प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, तो प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। और ये किसके द्वारा हुआ था, तो ये नदियों के द्वारा हुआ था, स्वाभाविक सी बात है। ये कहाँ कहाँ पे मिलता है वो देखिए। सबसे पहले झारखंड का ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पे मिलता है। फिर झारखंड का जो उत्तरी पूर्व एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पे मिलता है। फिर आपका झारखंड का जो दक्षिण पूर्व एरिया है वहाँ पे मिलता है, ठीक है ना, वो देखिए। अब ये यहाँ पे कौन कौन नदी है उसको देखिए। जो आपका उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, जहाँ पे आपका सोन नदी के द्वारा हुआ है। फिर आपका जो उत्तर पूर्व नदी ऊपर उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा नदी के द्वारा हुआ है। और जो आपका दक्षिण पूर्व वाला एरिया है, यहाँ पे आपका स्वर्णरेखा नदी के द्वारा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ गया है। तो झारखंड में इन तीनों क्षेत्र में इन तीनों नदियों के द्वारा अवसादी निक्षेपण हुआ है, जहाँ पे क्या मिलता है, अवसादी निक्षेप मिलता है, ठीक ना, समझ में आ गया। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये चट्टान आपका गढ़वा में, पलामू में, इधर साहेबगंज में, और नीचे में पूर्वी सिंहभूम में मिलता है। और साथ ही साथ अगर कुछ कुछ बात करें तो रांची हजारीबाग का पठार में भी हल्का फुल्का मिलता है, एकदम ना के बराबर, ठीक ना। और जो रांची हजारीबाग पठार वगैरह मिलता है इसको लोग बोलते हैं दोन मिट्टी।
दोन मिट्टी क्या होता है, टाण मिट्टी क्या होता है, जब हम लोग ये सॉइल वाला टॉपिक में जाएंगे ना तो वहाँ पे इसको हम लोग समझेंगे। समझ में आ गया है। और जो दोन मिट्टी मिलेगी ये कैसी मिलेगी, तो वो आपका खादर प्रकार की मिलेगी। देखिए जो जलोढ़ मृदा है वो दो तरह की मिलती है, एक आपका खादर, एक है बांगर। लेकिन झारखंड में जो आपका रांची हजारीबाग पलटियों में मिलेगा वो मिलेगा आपका खादर प्रकार की, ठीक है ना। एक चीज़ और देखिए, अब देखिए रांची हजारीबाग पठारों में ना ये पूरा ज़्यादा बड़े रीजन में नहीं मिलेगा, मतलब कि ये ना छोटी छोटी नदियों के द्वारा ये इसका निर्माण किया जा रहा है। कहने मतलब है झारखंड में जो जलोढ़ मृदाएँ हैं या फिर जो आपका निक्षेपण जो मैदान है वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो एक आपका है सोन नदी के सहारे उत्तर पश्चिम में मिलेगा, आपका फिर गंगा नदी के सहारे उत्तर पूर्व में मिलेगा, और स्वर्णरेखा नदी के सहारे दक्षिण पूर्व में अवसादित निक्षेपण देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूली एलुवियल सॉइल, यानी कि नवीनतम जलोढ़ मृदाएँ कहते हैं, जो किस रूप में मिलती है, तो वो आपका खादर के रूप में मिलती है। साथ ही साथ अगर एरिया बोल दे तो उधर उत्तर पूर्व वाला एरिया बोल देंगे, फिर इधर आपका उत्तर पश्चिम वाला एरिया बोल देंगे, नीचे में आपका दक्षिण पूर्व वाला एरिया में जो जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह आएगा उसको हम लोग शामिल कर देंगे। साथ ही साथ जो आपका रांची हजारीबाग प्लेट्यू है वहाँ पे भी आपका अवसादी निक्षेपण मिलेगा, लेकिन वो छोटी छोटी नदियों के द्वारा एकदम छोटे छोटे पैचेस में मिलेगा, ज़्यादा बड़ी मात्रा में वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, पहला देखा कि झारखंड में जो आपका मध्य जीवी लावा प्रवाह हुआ था, तो मध्य जीवी लावा प्रवाह जिसमें हम लोग मिसोजोइक काल में दो लावा प्रवाह हुआ था, एक हुआ था आपका पाट लावा प्रवाह और एक हुआ था आपका राजमहल लावा प्रवाह। तो राजमहल लावा प्रवाह का अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो वो जुरासिक के बाद और क्रिटेशियस के पहले हुआ था, जबकि अगर हम लोग ये लावा प्रवाह की बात करें तो आपका क्रिटेशियस काल के बाद में हुआ था। और जो आपका राजमहल लावा प्रवाह है उसमें अगर बात करें तो ये अभी किस रूप में मिलता है यहाँ पे चट्टान, तो आपका डायोराइट या फिर बेसाल्ट चट्टान के रूप में मिलता है। और अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे आपका या तो काली मिट्टी मिलेगी या तो आपका बेसाल्टिक लेटेराइट मिट्टी के रूप में यह देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम लोग पाट लावा प्रवाह की बात करें तो ये आपका क्रिटेशियस काल के बाद में हुआ था। और अगर ये ऐसे देखें तो जो आपका पाट लावा प्रवाह था ये आपका दक्कन लावा प्रवाह का ही भाग था पहले, और इसका जो जो राजमहल लावा प्रवाह था इसका जो क्षेत्र है हम लोग रीजन बात करते हैं, झारखंड के राजमहल क्षेत्र से लेकर असम के सिलहट क्षेत्र तक इसका विस्तार माना जाता है। जबकि जो पाट क्षेत्र वाला है वो पूरे दक्कन भारत में हुआ था, तो उसका एक छोटा सा भाग पाट रीजन भी था, वहाँ पे भी इसका विस्तार वगैरह हुआ था, मतलब वहाँ पे भी ये मिलता है। और अगर पाट क्षेत्र में अगर ये इसका बात करें तो ये भी अपना मूल रूप में नहीं मिलता है, ये अभी बॉक्साइट और लिमोनाइट के रूप में मिलता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने हैं कि यहाँ पे जो आपका मिट्टी मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा कैप या फिर बेसाल्टिक लेटराइट मिट्टी के रूप में ये मिलता है, जो कि आपका मूल रूप में नहीं मिलता है। साथ ही साथ हम लोग जाने नेक्स्ट में हम लोग कि जो झारखंड में जो अवसादी निक्षेपण हुआ था वो किस किस वहाँ पे चट्टान के रूप में मिलता है, तो नियोजोइक रॉक्स यानी चट्टान के रूप में वहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। फिर हम लोग जाने कि इसका एरिया कहाँ कहाँ पे है, तो सोन नदी के सहारे वाला एरिया, फिर स्वर्णरेखा नदी के सहारे वाला एरिया, फिर आपका गंगा नदी के सहारे वाला एरिया में आपका अवसादी निक्षेपण देखने को मिलता है। अगर अगर हम लोग अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो हम लोग लिख देंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखे हैं कि झारखंड में जो आपका नवीनतम जलोढ़ मिट्टी मिलेगी इस कैसी प्रकार की मिलेगी, बांगर प्रकार की या फिर खादर प्रकार की, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे किस प्रकार की मिलेगी, तो ये आपका खादर प्रकार की मिट्टी मिलेगी। खादर प्रकार की जो एलुवियल सॉइल है वो झारखंड में पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दोन मिट्टी कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, वो याद रखिएगा आप। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपका फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड है, यानी कि झारखंड का जो भू आकृतिक प्रदेश है इसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया। हम अभी आपको पिछले क्लास में बताए थे ना कि जो आपका झारखंड का जो फिजियोग्राफी है यानी कि भू आकृतिक प्रदेश है जिसको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे आपका अपलिफ्टेड पार्ट रीजन और अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू, इस तरह कर करके आपको 5 भाग बताए थे। तो उसमें केवल मैपिंग करवाए थे, लेकिन अब हम लोग उसको डिटेल से देखेंगे कि उसमें क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है, सो और सारा उसका लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड, जिसमें हम लोग झारखंड के बारे में अध्ययन करेंगे कि झारखंड में जो भी फिजियोग्राफी मिलता है उसका क्या क्या फीचर्स है वो हम लोग जान लेंगे। जैसे कि अपलिफ्टेड पार्ट रीजन है तो अपलिफ्टेड पार्ट रीजन
किन किन जिस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, वहाँ वहाँ पे किस तरह का चट्टान मिलता है, वहाँ पे किस तरह का खनिज संपदा मिलता है, और वहाँ का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह बनता है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट रीजन देखेंगे, अपलिफ्टेड पार्ट रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।